Welcome students, welcome to class 10th and today we are doing the topic outcomes of democracy. What is the meaning of outcomes of democracy? We have discussed it about yesterday and now we are talking about the next topic of ours is accountable, responsive and legitimate government. बिकॉज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी की कि डेमोक्रेसी के आउटकम्स क्या हैं. तो यहाँ पर ये जो डेमोक्रेसी के आउटकम्स की बात करते हुए हमारे पास ये 3 आउटकम्स निकल के आए हैं. दोज आर अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट. की जो डेमोक्रेसी है वो अकाउंटेबल गवर्नमेंट है, रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट है एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट है. अब ये 3 जो वर्ड्स आप यहाँ पढ़ रहे हो, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट, इनका मीनिंग क्या है इनको हम देखते हैं. सो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में हमने कल ये पढ़ लिया था कि क्या होना चाहिए डेमोक्रेसी में, क्या होना चाहिए और डेमोक्रेसी क्या है, इसके बारे में हम कल पढ़ चुके थे. टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द सम आउटकम्स. फर्स्ट आउटकम अकाउंटेबल. तो इसके बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं. देखिए, जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री में हर पर्सन के पास राइट टू चूज द रूलर, रूलर्स को चूज करने का राइट होता है. डेमोक्रेसी में हर पर्सन के पास राइट टू चूज द रूलर होता है कि कौन हमारी कंट्री पर क्या करेगा, राज करेगा, यानी कौन हमारी कंट्री पर रूल करेगा. ये जो राइट होता है चुनने का कि कौन हमारी कंट्री पर रूल करेगा, ये राइट किसके पास होता है, हमारे यहाँ पर रूलर्स के पास होता है, सॉरी पीपल के पास होता है कि कौन हमारे ऊपर राज करेगा, कौन हमारे ऊपर रूल करेगा, कौन पूरी कंट्री पे रूल करेगा. ये राइट हमारे पास लोगों के पास होता है. अब जब लोगों के पास ही राइट टू चूज है कि कौन हमारे ऊपर रूल करेगा, तो क्या वो गवर्नमेंट के लिए हम कोई कमियां निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते. तो ये एक आउटकम्स की तरह ही है. Whenever possible and necessary, अगर कभी ज़रूरत पड़े या ऐसा संभव हो तो यहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं. डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं. हाउ कैन दे पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग? डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट ऐसे कर सकते हैं कि अगर कोई सर्वे हो रहा है और उस सर्वे के अंदर अगर किसी में एग्री या डिसएग्री का आता है कि आपको क्या इससे आप सहमत हैं या नहीं हैं, किसी भी चीज़ का कोई फैसला लिया जा रहा है, तो उस फैसले में डिसीजन मेकिंग में कैसे पार्टिसिपेट होते हैं? रेफरेंडम कराया जाता है. रेफरेंडम जैसे जनमत, तो उसमें पूछा जाता है कि कौन इसके फेवर में है, कौन इसके अगेंस्ट है. तो वहाँ पर डिसीजन मेकिंग में किसका रोल प्ले हो गया? बिल्कुल पीपल ऑफ द कंट्री का रोल प्ले हो गया. तो इस तरीके से डिसीजन मेकिंग में पीपल ऑफ द कंट्री का रोल प्ले किया जाता है. Therefore, the most basic outcome of the democracy should be, जो मोस्ट बेसिक जो आउटकम है डेमोक्रेसी का वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए दैट इट प्रोड्यूस अ गवर्नमेंट दैट इज अकाउंटेबल टू सिटीजन. कि वो एक ऐसी गवर्नमेंट को प्रोड्यूस करे जहाँ पर जो सिटीजन्स हों उनके अकाउंटेबल हो गवर्नमेंट. अकाउंटेबल मतलब उनको जवाबदेही यानी आंसरेबल. अगर कोई भी गलत काम हो जाता है या किसी भी डिसीजन पर, गवर्नमेंट जितने भी डिसीजन लेती है उनमें से किसी भी डिसीजन पर जनता उससे जवाब मांग सकती है. जनता जो है वो गवर्नमेंट से जवाब मांग सकती है कि ऐसा क्यों किया है, ऐसा किस लिए किया गया है. इसे कहते हैं अकाउंटेबल गवर्नमेंट. भाई लोगों के पास अकाउंटेबल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि जिम्मेदार गवर्नमेंट है. और जिम्मेदार गवर्नमेंट मतलब कि लोग उसे क्या किस रूल से जानते हैं, किस तरीके से उसे जो लोग हैं वो फॉलो करते हैं, या लोगों की जो जगह है वो इस गवर्नमेंट में क्या है. वही लोगों की जगह क्या है? जब जो चुनने वाले, राजा को चुनने वाले ही कौन है? सिटीजन्स ऑफ द कंट्री है. तो सिटीजन्स जो होंगे तो वही है सर्वा, यानी वो जो करेंगे वही तो होगा, वो जिसको वोट देंगे वही होगा. सो सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन भी डिसीजन मेकिंग में किया जाता है, अकाउंटेबल टू द सिटीजन्स. सिटीजन्स के लिए अकाउंटेबल भी, यानी कि कोई भी जो वर्क किया जाता है उसका आंसर सिटीजन्स को देना ज़रूरी होता है गवर्नमेंट को. अगर सिटीजन्स का आंसर देने में जो गवर्नमेंट है वो फेल हो जाती है तो सरकार के गिरने की नौबत भी आ सकती है. रेस्पॉन्सिव टू नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सिटीजन्स.
देखिए, इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन की तरफ जाएं तो हमें एक दूसरा क्वेश्चन भी फेस करना पड़ता है, क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो एफिशिएंट होती है? भाई डेमोक्रेसी गवर्नमेंट तो है कि हमने चुन ली, ठीक है, लेकिन क्या वो गवर्नमेंट एफिशिएंट होती है? क्या वो गवर्नमेंट एफिशिएंट होती है कि भाई जो कार्यकुशल है, यानी काम करने के अंदर जो उसके अंदर होना चाहिए, काम करने का जज्बा जो होना चाहिए, काम करने की स्पीड जो होनी चाहिए, क्या वो उसके अंदर होती है? नहीं। देखें, होती है कि नहीं। इज इट इफेक्टिव? क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो इफेक्टिव होती है? कुछ लोग तो ऐसा सोचते हैं कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो कम इफेक्टिव होती है बजाय डिक्टेटर गवर्नमेंट के। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो कम इफेक्टिव होती है डिक्टेटर गवर्नमेंट के। जैसे कि नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स जो हैं वो कभी भी डेलिब्रेशन, असेंबली वगैरह इन सब में बॉदर नहीं होते कि कोई डिसीजन लेना है तो हमने असेंबली बनाई, असेंबली में सबकी राय पूछी, फिर डिसीजन दिया, सबकी राय पूछ के। ऐसे विचार विमर्श, इतना टाइम वेस्ट करने में वो बिलीव नहीं करते। वो एक ही पर्सन होता है जो अपनी मनमानी कर रहा है, जैसा कि हम डिक्टेटरशिप में पढ़ रहे हैं, तो वो एक ही पर्सन होता है और वही क्या कर देता है, सारे डिसीजंस ले लेता है। तो क्विक डिसीजंस लिए जाते हैं नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में। नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में ये फ़ायदा है। लेकिन आप मुझे बताइए कि क्विक डिसीजन लेना और ऐसे क्विक डिसीजन लेना जिससे कि क्या हो जाए, दबाव बन जाए किसी पर भी, तो वो क्या ठीक होता है? क्विक डिसीजन से अगर किसी पर भी दबाव बन जाए कि ऐसा ये किया जाना चाहिए, क्विक डिसीजन लेते हुए अगर गलत डिसीजन ले लिया जाए तो क्या वो ठीक होता है? नहीं। बिल्कुल भी ठीक नहीं होता कि जल्दी के चक्कर में हमने एक ही पर्सन ने, क्योंकि जो अगर सिंगल पर्सन एक डिसीजन लेता है, कोई भी सिंगल पर्सन, जैसे कि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में होता है, कोई भी अगर एक सिंगल पर्सन डिसीजन लेगा पूरी कंट्री के बारे में, तो वो सिंगल पर्सन हमेशा पूरी कंट्री को ध्यान में रखकर नहीं, सिर्फ अपने फेवर्स को ध्यान में रखकर ही डिसीजन लेगा। और जब वो अपने फेवर्स को ध्यान में रखकर डिसीजन ले रहा है तो उसमें कैसा कंट्री का जो वेलफेयर है वो हो सकता है? नहीं हो सकता। तो कंट्री के वेलफेयर के लिए हमें कभी भी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है उसको हम आंसरेबल या उसको हम नहीं चुन सकते। क्यों नहीं चुन सकते? कि वो हमेशा रिस्पॉन्सिव नहीं होती है, क्विक और डिसीजंस तो लेती है, लेकिन उस क्विक डिसीजंस का जो फ़ायदा है वो हमें देखने के लिए नहीं मिलता। सो देयर कैन बी एफिशिएंट एंड डिसीजन मेकिंग इम्प्लीमेंटेशन। डेमोक्रेसी जो है वो डेलिब्रेशन और नेगोशिएशन पर डिपेंड करती है। डेमोक्रेसी का जो बेसिक आइडिया है वो है डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन, यानी कि विचार विमर्श करना, लोगों को इकट्ठा करना, बातचीत करना, उसके बाद डिसीजन देना। इसीलिए डेमोक्रेसी जो है वो लोगों की भावनाओं पर खरी उतरती है और लोगों द्वारा मानी जाती है, यानी लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के बारे में पढ़ा। नॉन डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट्स हैं वहाँ पर डिसीजंस क्विक लिए जाते हैं लेकिन रिस्पॉन्सिव नहीं होते, और जो हमारी कंट्री में जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ जो होती हैं उनके अंदर डिसीजंस भी जो हैं वो इतने क्विक नहीं लिए जाते कि जल्दबाजी में गलती हो जाए। रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स, लोगों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं का ध्यान रखते हुए, लोगों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं यानी कि उनकी होप का, उनकी उम्मीदों का ध्यान रखते हुए ही इस गवर्नमेंट को फॉलो किया जाता है और इस गवर्नमेंट को पब्लिक भी क्या करती है? एक्सेप्ट करती है। नाउ द वर्थ ऑफ टाइम। देखिए, लेट अस थिंक अबाउट द टर्म ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट की फॉर्म में अगर हम देखें, कॉस्ट की फॉर्म में अगर आप देखेंगे, इमेजिन अ गवर्नमेंट दैट में टेक, एक ऐसी गवर्नमेंट को इमेजिन करिए जो कि बहुत फास्ट डिसीजन ले रही है। मान लीजिए बड़ा ही फास्ट डिसीजन लिया और वो फास्ट डिसीजन के जो आगे के जो फ्यूचर में जो परिणाम आए तो वो बहुत ही वर्स, यानी कि बहुत ख़राब परिणाम आए। तो क्या ये डिसीजन फास्ट लेना अच्छी बात है? नहीं। कहते हैं ना, जल्दी का काम शैतान का, द डेविल्स वर्क इज इन अ हरी। डेविल का जो वर्क होता है वो हमेशा जल्दी में होता है। तो इसीलिए क्विक डिसीजन लेना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। सोच समझ के हर पर्सन से विचार विमर्श करके, अपने जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनसे विचार विमर्श करके, उनसे डेलिब्रेशन, उनसे नेगोशिएशन करके ही डिसीजन लेना चाहिए। बट इट में टेक डिसीजन दैट आर नॉट एक्सेप्टेड बाय द पीपल। कुछ ऐसे होते हैं डिसीजन जो लोगों के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किए जाते, कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं।
एंड इन कंट्रास्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विल टेक मोर टाइम। तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेती है इनको मनाने के लिए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करती है। एंड बट इट हैज़ फॉलोड प्रोसीजर एंड डिसीजंस में बी बोथ एक्सेप्टेबल टू द पीपल एंड मोर इफेक्टिव। ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेकिन फिर भी इन्हें क्या करते हैं, पसंद करते हैं डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट को, और ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव भी ये देखी जाती है। अगर हम कॉस्ट ऑफ टाइम देखें, कॉस्ट ऑफ टाइम तो यहाँ पर है, यानी कि अगर यहाँ पर हम कॉस्ट जो है वो अकॉर्डिंग टू टाइम लगाएं, कॉस्ट को अकॉर्डिंग टू टाइम हम अगर मेजर करते हैं तो अकॉर्डिंग टू टाइम जो कॉस्ट है वो इसकी बहुत ज़्यादा आती है, मच मोर, काफ़ी ज़्यादा आती है। लेकिन इस काफ़ी सारे टाइम की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, और इस टाइम की वैल्यू की वजह से ही हम सही और थोड़ा सा रुककर हम डिसीजंस दे पाते हैं। तो ये हमारा हो गया है क्विक एंड जो वर्ड ऑफ टाइम है, यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हमेशा टाइम की जो इम्पोर्टेंस है वो बनी रहती है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज डेमोक्रेसी इंश्योर दैट डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी जो है उसकी जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो बहुत सारे नॉर्म्स एंड कंडीशंस पर बेस्ड होती है। तो इसीलिए एक सिटीजन जो भी ये चाहता है कि कैसा डिसीजन लिया जाए, करेक्ट प्रोसीजर से लिया जाए, तो वो सारी की सारी जो उसकी डिटेल है वो फाइंड आउट कर सकता है। उस पूरी डिटेल को वो क्या कर सकता है, फाइंड आउट कर सकता है। वॉज टेकन थ्रू द करेक्ट प्रोसीजर कैन फाइंड दिस आउट एंड इट हैज़ द राइट, उसके पास राइट होता है एग्जामिन करने का, डिसीजन मेकिंग का, दिस नोन एज ट्रांसपेरेंसी। यानी कि गवर्नमेंट अगर कोई भी डिसीजन लेती है, यानी गवर्नमेंट जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है वो जब भी कोई भी डिसीजन लेती है तो उस डिसीजन से रिलेटेड कोई भी जानकारी, कोई भी इंफॉर्मेशन आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि कभी भी गवर्नमेंट जो है फिर वो अपने जहाँ पर भी उसने घोटाले वगैरह किए हैं उनको क्या नहीं कर सकती, छुपा नहीं सकती। तो जो भी इंफॉर्मेशन फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। इसी वजह से इसमें हम क्या कहते हैं, इसको ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, यानी इस गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसी भी पाई जाती है, यानी कि किसी से कुछ भी छुपा नहीं होता, सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। तो ये है मीनिंग ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मीनिंग आपको बता चुकी हूँ मैं। नाउ रेगुलर जो हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री में कुछ ऐसे स्तंभ पाए जाते हैं, या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि कुछ ऐसे पिलर्स या फिर आउटकम्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वो आज तक रन कर रही है। और डेमोक्रेसी एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है जो आज तक रन कर रही है, जिसमें रेगुलर एंड फ्री इलेक्शंस, रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। रेगुलर तो पता ही है कि हर 5 ईयर में होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं क्योंकि गवर्नमेंट देती है सारा खर्चा, एंड फेयर का मतलब बिना इलीगल चीज़ें यूज़ किए, बिना दबाव बनाए, बिना इलीगल जो ऑफेंस हैं वो किए, कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करते हुए अगर जो इलेक्शंस कराए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, फेयर इलेक्शंस। ओपन पब्लिक डिबेट, कई बार जो डेमोक्रेसी है वहाँ पर ओपन पब्लिक डिबेट भी ऑर्गेनाइज करवाई जाती है, और उस ओपन पब्लिक डिबेट के अंदर क्या होता है, देखिए ओपन पब्लिक डिबेट में कोई भी जो एक मुद्दा है, यानी कोई भी एक जो टॉपिक है जिस पर आज हमें बात करनी है, उस बात में उसके जो फेवर और अगेंस्ट दोनों जो साइड्स होती हैं उनको अलग अलग कर दिया जाता है, और दोनों ही अपना जो पक्ष है दोनों तरफ से, यानी पक्ष और विपक्ष में अपनी बातों को दूसरे लोगों के सामने रखते हैं। एंड इफ व्हेन दे आर डिसाइडेड, जब डिसाइड हो जाता है कि कौन जीता है, तो क्या होता है कि
पता लग जाता है कि मोस्टली जो पीपल हैं वो कौन से ग्रुप के साथ ज़्यादा जुड़े हुए हैं, या फिर कौन सी जो चीज़ है वो लोगों के फेवर में ज़्यादा है। क्योंकि लोग जब वोट करेंगे तो उन्हें पता है कि अगर फेवर में होगी तभी तो वोट करेंगे, फेवर में नहीं होगी तो क्या नहीं करेंगे, वोट नहीं करेंगे। तो इसीलिए ओपन डिबेट जो है वो बहुत ज़रूरी है। आरटीआई बहुत ही अच्छा कह सकते हैं हम कि बहुत ही अच्छा खासा एक एक्ट बनाया गया है आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन का एक्ट का मतलब क्या है कि आप किसी भी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट के आप कोई भी इंफॉर्मेशन अगर चाहते हैं, या वहाँ के जो भी एमएलएज हैं, कहीं भी कोई भी आपको इंफॉर्मेशन अगर फाइंड आउट करवानी है तो उसमें क्या होगा, उस इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करवाने में आपको क्या काम आएगी, आरटीआई। यानी कि आरटीआई के तहत आप किसी भी जगह की कौन सी जो भी चीज़ें हैं, कितना पैसा लगाया गया, ये सब कुछ आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, ओपन पब्लिक डिबेट। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर्स इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट। जो डेमोक्रेसी है देखिए वो लोगों की खुद की गवर्नमेंट है। डेमोक्रेसी क्या है, लोगों की खुद की गवर्नमेंट है। और हम ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्सेप्ट डेमोक्रेसी जो है, इफ़ यू वांटेड टू मेजर डेमोक्रेसी इज ऑफ बेसिस ऑफ, अगर आप डेमोक्रेसी को फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन सबसे अगर आप मेजर करना चाहते हैं तो आ जाएगी, प्रूफ हो जाएगी। लेजिस्लेशन एंड सिटीजन्स राइट टू इन्फॉर्मेशन, सिटीजन्स के राइट हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं और हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी बनाई गई हैं। एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो मिक्स्ड रिकॉर्ड में होती है, यानी सारी चीज़ें जब एक साथ चलती हैं तभी इसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस का हमें पता लगता है। बट मोस्ट डेमोक्रेसी फॉल्स शॉर्ट ऑफ इलेक्शन, लेकिन ज़्यादातर जो डेमोक्रेसी हैं वो इलेक्शंस उनमें क्या हो चुके हैं, शॉर्ट हो चुके हैं। बट गेट अ फेयर चांस टू एवरीवन एंड सब्जेक्टिंग एवरी डिसीजन इन पब्लिक डिबेट। पब्लिक डिबेट में फेयर चांस होता है इनका हर सब्जेक्ट के ऊपर बोलने का, बात करने का, सब कुछ करने का। ये जो गवर्नमेंट होती है हमारी पीपल्स ओन गवर्नमेंट, लोगों की खुद की गवर्नमेंट होती है। इसी वजह से इसे ओवरवेलमिंग यानी कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इसको सपोर्ट दिया जाता है, इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया जाता है। क्यों दिया जाता है ज़्यादा सपोर्ट, क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोगों की गवर्नमेंट होती है। क्या लोग अपने डिसीजन पे उंगली थोड़ी ना उठाएंगे, अपने डिसीजन पे उंगली उठाएंगे तो फिर भाई दिया क्यों था ये डिसीजन, क्यों इलेक्ट किया था इसको। अगर रिकॉर्ड ऑफ होम स्टडी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं है, नीड्स एंड डिमांड्स, लोगों की नीड्स एंड डिमांड्स को प्रॉपरली कंप्लीट करती है। लोगों की कोई भी नीड हो, यानी कि कोई भी बहुत ज़्यादा पुअर है तो उसको जैसे कि एग्जाम्पल ऑफ ट्राइसम जो प्लान है हमारा, ट्राइसम जो 1995 का जो प्लान है कि जिसमें जो भी पर्सन्स जो हैं वो काम करना चाहते हैं वो ट्रेनिंग लेकर के क्या कर सकते हैं, अपना वर्क कर सकते हैं। डेमोक्रेसी इज ऑफन फ्रस्ट्रेट द नीड्स ऑफ पीपल, ऑफन इग्नोर, कभी कभी डेमोक्रेसी जो है फ्रस्ट्रेट हो जाती है, लोगों की जो डिमांड्स होती हैं उनको इग्नोर कर देती है, पॉपुलेशन की डिमांड को इग्नोर कर देती है। रूटीन टेल्स, जो रूटीन टेल्स हैं ऑफ करप्शन की आज इनफ टू कन्विंस अस दैट डेमोक्रेसी इज नॉट फ्री एज द डेविल। डेमोक्रेसी जो है वो एक सामाजिक बुराई नहीं है। एट द सेम टाइम देयर इज नथिंग टू शो दैट नॉन डेमोक्रेसीज आर लेस करप्ट और मोर सेंसिटिव टू द पीपल। जो डेमोक्रेसीज हैं वहाँ पर कुछ भी नहीं होता दिखाने के लिए। नॉन डेमोक्रेसीज में ओवरवेलमिंग जो डिपार्टमेंट है वो नहीं होता है। डेमोक्रेसी में ओवरवेलमिंग डिपार्टमेंट नहीं, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो होती हैं उनमें ओवरवेलमिंग यानी कि इतना ज़्यादा जो सपोर्ट है वो नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वहाँ पर सिर्फ एक अपनी ही चलाता है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिलना पॉसिबल नहीं होता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वहाँ पर सिर्फ वो अपने फ़ायदे के बारे में सोचता है। अगर वो सभी लोगों के फ़ायदे के बारे में सोचे तो लोग उसे सपोर्ट भी करें, लेकिन जब वो खुद के ही बारे में सोचेगा तो लोग उसे किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं करेंगे। तो यही डिफरेंस है नॉन डेमोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक कंट्री में। तो ये आज हमारा हो गया अकाउंटेबल एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। अब हम बात करेंगे लेजिटिमेट गवर्नमेंट हमारा हो चुका है। नेक्स्ट जो है टॉपिक हमारा डेमोक्रेसीज जो है वो ओन सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा वो होगा इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।
कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो हैं इनके अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट ये भी क्या है, एक आउटकम्स है। डेमोक्रेसी की जब आती है तो एक तो अकाउंटेबल होती है, रिस्पॉन्सिव होती है और लेजिटिमेट होती है। और जब और जो उसके नए जो फैक्टर हैं वो है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट उसके होते हैं, यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर वो क्या क्या कर सकती है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेंगी। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा इकोनॉमिक ग्रोथ एंड development. So read this carefully and study this carefully, understand this carefully, and if you have any problem you can ask me on my personal number. Thank you, have a nice day.